हाय, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड, अस्सलाम हाउ आर यू वालेकुम। मरियम? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जैन, क्या हाल है अस्सलाम। आपके? हेलो शंकर, हाउ आर यू? आई एम गुड आई एम फाइन, आई एम टू बी गुड। योर फर्स्ट शो। आप लोग सुनाए, इट्स आप सो लोग गुड कैसे टू हैं? बी। बस हम तो ठीक थैंक यू, ठाक है। थैंक यू। और कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? हम तो अच्छा, तो बहुत खुश हैं कि जैसे हम कि आपके व्यूअर्स आप पहले लोग शो देख में रहे हैं आए। हमारे साथ बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरे लिए प्राउड है ये हमारे कि लिए भी आप प्राउड दोनों है कि फर्स्ट शो में हम आए आपके मेरे पहले शो में आए हैं। हमारे ओह, भी। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम आपका बहुत ही उम्दे तरीके से वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। हम्म। ओके, तो हमारे साथ व्यूवर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मरियम अजीज चौहान एंड शंकर हमीदी हमारे साथ हैं। और ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट, कोई वर्ड्स नहीं है इनके लिए, कोई भी वर्ड्स नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो चलें मिलते हैं इनसे और इनके बारे में कुछ जानते हैं। जी मरियम, ओके। आपने इंट्रोडक्शन करा दें थोड़ा सा। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मेरा जो एजुकेशन में जो डोमेन है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, साथ में जो उनके टीचर्स हैं उनको भी पढ़ाती हूँ, ताकि उन्हें ये पता चले कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो दैट इज़ एन अमेजिंग गुड। जॉब कि एक ही वक्त में मैं छोटे बच्चों से भी राब्ते में हूँ और बड़े लोगों से भी राब्ते में हूँ। तो मज़ा आता है कि फील्ड के एक्सपीरियंसेस को थ्योरी से रिलेट करके कनेक्ट करके लोगों को ट्रेन करना, तो इसमें अच्छा लगता है। साथ में लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी अपना एक फेसबुक पेज मैनेज करती हूँ, शेयरिंग इन ट्रस्ट विद मरीम अजीज के नाम से, जहाँ पे अगेन देन दोनों तरह के लोग आते हैं, यानी कि छोटे बच्चे भी आते हैं और बड़े लोग भी आते हैं। तो हम छोटे बच्चों से भी उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हैं और बड़े लोगों से भी उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज ओके, ऑल अबाउट मी। सो ओके, आई हैव दैट्स अ ग्रेट, क्वेश्चन, बहुत अच्छी मरियम जी। बात है। आप अपने उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हो कि कैसे बच्चों को प्रोएक्टिवली पॉजिटिवली बच्चों को बढ़ाएं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं और पेरेंट्स से भी बात करते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल से कनेक्टेड होते हैं तो आपको टीचर्स के साथ-साथ पेरेंट्स को ट्रेन भी करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर बच्चे के लिए। तो येस, वी डू ओके, इट। ओके, ओके। जी शंकर हमीदी, यस, आप बताएं अपने बारे में। आपको बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे, नहीं, सभी हर एक जानते को हैं जरूरत है। आपको मेरा नाम है सभी शंकर और जान मैं बचपन में बम्बई में हुआ करता था। अ, तकरीबन 22 साल की उम्र में, मतलब 1987 में मैं अमेरिका चला गया, क्योंकि वैसे मेरा एजुकेशन तो बहुत अच्छा था एंड फ्री था इंडिया में। उन दिनों इंडिया सोशलिस्ट कंट्री थी, तो पूरा एजुकेशन स्कॉलरशिप पे रहा। लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी और मैं कंप्यूटर इंजीनियर बना था। सो फिर मैं अमेरिका में चला गया और एक बार कंप्यूटर इंडस्ट्री में स्टार्ट कर दिए तो 30 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आजकल लास्ट ओ, 3-4 साल में, आजकल वापस आई एम बैक टू एशिया। मेनली इंडिया में काफ़ी काम किया, थोड़ा श्रीलंका में भी। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान में अभी आकर आप सबको मिलूंगा। मेरा काम होता है इंशाल्लाह। लीडरशिप ट्रेनिंग। जबकि मैंने इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में अपना प्रोफेशनल लाइफ गुजारा, मोर एंड मोर मेरा इंटरेस्ट आजकल है कि कैसे हम अपना लाइफ मीनिंगफुल बनाएं। तो लीडरशिप ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग, इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। एंड आजकल ऑफ ओके, कोर्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो मैं अनेक प्रोग्राम्स में आकर इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे मेरियम जी भी बातें करते हैं अबाउट चिल्ड्रंस एजुकेशन। मेरा ज़्यादातर काम यूथ एजुकेशन एंड मिड लाइफ एजुकेशन पे ज़्यादा होता है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आप दोनों ही कमाल के लोग हैं और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारआमद साबित होने वाले हैं। तो जी मरियम, तो आज मरियम एंड शंकर, आज हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन पे है। तो हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से कि आप मरियम, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप एजुकेशन के हवाले से मतलब आप क्या एक रखती हैं कि कराची में, पाकिस्तान में कि किस तरह की एजुकेशन है
जो स्प्रेड हो रही है और जो किस तरह की एजुकेशन है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर मुझे बता दें। अच्छा, पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। लाइक यू कैन सी देयर आर थ्री काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लाइक वी हैव प्राइवेट सेक्टर्स, वी हैव public sectors, and we have madrasas that are called the religious schools. And again, then in this private sector and public sector, we have the division of more school of thoughts, like there are the Cambridge school of system, there is the metric school of system, there are the federal school of system. So इस तरह से बहुत सारे डिवीजन हुए हुए हैं हमारी एजुकेशन में, और यही सबसे बड़ी एक कहना चाहिए कि एक हर्डल है कि हम जो है बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो एक कहना चाहिए कि एजुकेशन होती है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हर एजुकेशन सिस्टम में, हर स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा भी है और कुछ ना कुछ बुरा भी है। आप समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाएं। इवन दो हम जब हमारे बच्चे जो है वो एक स्कूल में ग्रेड 8 तक पढ़ते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ सेलेक्ट करना होता है कि हम किस तरफ को जाएं, किस एजुकेशन सिस्टम को लें, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैम्ब्रिज सिस्टम को लें या फेडरल सिस्टम को लें या प्रोविजनल सिस्टम को लें, क्योंकि इसमें फिर उन्हें डिसाइड, अगर वो फेडरल मतलब कैम्ब्रिज सिस्टम ले लेते हैं तो जब वो उनको फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो फिर अगेन देन दे फेस द डिफिकल्टीज, बिकॉज हमारी जो यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट दोज। और फिर अगर उन्होंने बाहर ही जाना है तो फिर वो कैम्ब्रिज सिस्टम लें। लेकिन ये कि बहुत सारी मसाइल हैं इस तरह के, क्योंकि हमारा डिवीजन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। लेकिन यस, जो अर्ली इयर्स है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ जी, वहाँ पे थोड़ा एक कहना चाहिए कि फिर भी एक यूनिटी है कि हर जगह पर एक जैसा ही पढ़ाया जा रहा है या सिस्टम है। लाइक अर्ली इयर्स में जो है वो हमें दिख रहा है कि सब जगहों पे प्ले के ज़रिए पढ़ाया जाता है, और जो है हमारी जो स्कूल हैं उसके अंदर प्ले के ज़रिए, एक्टिविटीज़ वगैरह के ज़रिए जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना वो सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, लाइक प्राइमरी में, सेकेंडरी में और फिर हायर सेकेंडरी में, तो वहाँ पे फिर डिविजन्स आ जाती हैं। तो इस वजह से हमारे मसाइल हैं, और हम समझते हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कोई काबिल हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हालांकि हमें दोनों जगहों से काबिल स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं और दोनों जगह से हमें खाली स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं जो दिमाग से बिल्कुल खाली हैं, जो एजुकेशन से बिल्कुल खाली हैं। तो रीज़न क्या है उसमें? देर आर सो मैनी रीजंस के कुछ बच्चे जो है शायद अपनी हार्डवर्क से आगे निकल रहे हैं, या कुछ सचमुच में जो है वो सिस्टम को समझ रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं, या उनको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का बड़ा हाथ होता है। चाहे एजुकेशन सिस्टम कुछ भी हो, अगर टीचर आपका बड़ा डायनामिक है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही देगा और आपको कामयाब कर ही देगा। तो यस, दिस इज हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने, तो सबको बिल्कुल खोल के रख दिया कि क्या है, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मतलब हम ये देखें जी तो ये देखें, तो हम ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, और जो कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम्स में पढ़ते हैं या AO लेवल्स करते हैं, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी क्यों होती है? इस पे जरा। वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। तो जाहिर सी बात है जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका उर्दू होगा तो यानी सारे सब्जेक्ट्स जब उर्दू में पढ़ाए जा रहे होंगे तो हाउ कम अ चाइल्ड कैन लर्न द लैंग्वेज? तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जबकि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ सिस्टम में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। चाहे आप इस्लामियत पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ें, सोशल स्टडीज़ पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, वो सब कुछ अंग्रेजी में होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फिर वहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज, दैट इज द इन्वायरमेंट मिलता है, और हर चीज़ जब इंग्लिश में ही पढ़ाई जा रही है तो उनकी लैंग्वेज बेहतर होती है उन लोगों की निस्बत जो उन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ा होता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मीडियम, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं है। दैट इज़ वाई हो सकता है कि कैम्ब्रिज स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनकी जो है वो उर्दू ठीक ना हो, क्योंकि वहाँ पे उर्दू को सिर्फ एज ए लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वो लोग उर्दू में वीक होंगे और ये लोग उर्दू में स्ट्रांग है। तो बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियम्स। जी, ओके, यस। अच्छा, तो शंकर जी, हम आपसे पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कुछ कि आप बता दें थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम है
कि जो बच्चों को जो है बच्चों को मतलब लेना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, AO लेवल्स लेना चाहिए बच्चों को, या गवर्नमेंट लेना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट पहले देंगे तो अगर ये कोई पूछो बच्चा आपसे इंडिया पूछे? में क्या है एजुकेशन का सिस्टम? इंडिया में सिर्फ 2-3 साल ही रहा हूँ रिसेंटली, लास्ट 30 इयर्स में तो अमेरिका में था। अच्छा जी, लेकिन ये बिल्कुल, प्रॉब्लम इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम तो हर जगह पर है कि लोग जब एक्स्ट्रा पे करते हैं प्राइवेट एजुकेशन के लिए, उनके एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं। तो चाहे स्कूल अच्छा हो या ना हो, लोगों को एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, तो वो लोग बहुत सिंसियर होते हैं। स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में बहुत कंपटीशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं जिस स्कूल में गया था बचपन में, वो इंग्लिश मीडियम था जरूर, लेकिन वहाँ सब टीचर्स मलयाली थे, तो इंग्लिश मुझे मलयाली एक्सेंट में सिखाते थे। तो मैं अमेरिका में जाने के बाद मुझे पता चला, शादी के बाद मुझे पता चला कि जिस अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ, उसका एक्सेंट बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन एक्सेंट है। बुरा तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल कि it's like any particular area, you know. If you go to Punjabi, you will hear Punjabi English or Sindhi Yeah, English. यस, yeah. So there's nothing ये तो wrong है। with that. सीखना तो स्टूडेंट को ही है। माँ बाप अगर इंटरेस्ट ले तो डेफिनेटली हेल्प होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को ही सीखना होता है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो, या अगर क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश मीडियम हो या वर्नाकुलर उर्दू मीडियम हो, पंजाबी मीडियम हो। स्टूडेंट पे निर्भर होता है कि वो क्या सीखते हैं। जब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो मार मार के पढ़ाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो बिल्कुल माय रिकमेंडेशन टू एवरीबडी इज, अगर आप माँ बाप हो या अगर आप स्टूडेंट हो, कि फाइंड अ वे टू फाइंड योर पैशन। आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है, उस एरिया में आपको सीखना जरूरी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया के एग्जांपल ज्यादा फेमिलियर है। सुनील गावस्कर जब छोटे थे, सुनील गावस्कर एंड कपिल देव, इमरान खान, they all played cricket together. Okay, he Yeah. became Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Kapil Dev became among the best cricketers of India. But Sunil Gavaskar स्कूल में फेल Yes. होते थे, सचिन तेंदुलकर स्कूल में फेल होते थे। अगर उनके माँ बाप ने जबरदस्ती किया होता और मार मार के पढ़ाया होता, तो शायद पढ़ाई ठीक होती, लेकिन क्रिकेट में नहीं इतने आते। अच्छे क्रिकेटर नहीं होते जी, बिल्कुल क्रिकेट खेलने के लिए भी बहुत रियाज करना पड़ता है, इसे खेलने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो लकीली उनके फैमिली से ऐसे थे कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, चाहे उन्होंने डिग्रियां अच्छी नहीं की होंगी, चाहे मार्क्स नहीं अच्छे हुए होंगे। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम आजकल मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ बिल्कुल भी देख, सभी लोग, माँ बाप, सब लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मैक्सिमम मार्क्स निकाले और हर सब्जेक्ट में मार्क्स निकाले, और बाद में माँ बाप की ख्वाहिश होती है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है अपने बच्चे को, कोई डॉक्टर, बिल्कुल और कोई आर्मी वाले। तो प्रॉब्लम इस बच्चे को पूछा भी नहीं जाता कि उसमें क्या इंटरेस्ट है। बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं जाने जाते। तो अगर जी। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ, वो यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझना सीखे। हर एक माँ बाप का वही कंप्लेंट होता है कि बच्चा मेरा सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा, सही बात, दैट्स द थिंग। But the reality is both have to listen. बच्चों को भी माँ बाप को सुनना है, माँ बाप को भी बच्चों को सुनना जरूरी है। मरियम जी, आप यंग लोगों के साथ काम करते हो, आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? एंड ये हाई स्कूल में मैंने ज्यादा देखा है, टीनेजर्स में बहुत ज्यादा देखा है। बिल्कुल कैसा होता है मुझे नहीं पता, आपने क्या देखा है मरियम जी? मरियम, आपको मैं पूछ रहा हूँ। या मेरा ख्याल है असल वो कुछ कर रही है शायद। अच्छा, ओके, यस, नाउ एक्चुअली मेरी आवाज शायद बंद हो गई थी, तो जी थोड़ा प्रॉब्लम शायद लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। तो यस, तो आपका क्वेश्चन रिपीट कर दें शंकर, मैं फिर आप उसको रिप्लाई कर दूंगी। क्वेश्चन ये है कि जब मैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखता हूँ, डेफिनेटली कई बार माँ बाप की गलती होती है कि दे आर फोर्सिंग द चाइल्ड। उनको जो इंटरेस्ट या जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है
आजकल है कंप्यूटर साइंस ट्रेंडी है या इंजीनियरिंग ट्रेंडी है या मेडिसिन या लॉ, लेकिन अगर बच्चे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, अगर बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए माँ बाप को। डू बिल्कुल। यू सी दैट इन एलिमेंट्री स्कूल, बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में कैसा लग रहा है आपको? व्हाट डू यू सी? अर्ली चाइल्डहुड में कुछ दिखाई भी नहीं देता बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, या बड़ा क्योंकि उसमें अभी सब चीजें उस वक्त तो ये टाइम होता है कि आपने उसको सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराना है, फिर देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ को है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में तो हम वो कहते हैं ना कि हम हर चीज बच्चे को दे रहे होते हैं, हर तरह का एक्सपोजर बच्चे को दे रहे होते हैं, ताकि हमें फिर हम और साथ साथ ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे होते हैं कि किस में बच्चा ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और ये भी होता है कि अर्ली इयर्स में जिन चीजों में बच्चा ज्यादा दिलचस्पी ले रहा होता है, लेकिन लेटर ऑन जो है हमें दिखता है कि फिर वो उसकी वो दिलचस्पी उस चीज में नहीं रही है, किसी और चीज में उसकी दिलचस्पी डेवलप हो गई है। तो ये इंटरेस्ट भी बदलते रहते हैं उम्र के साथ साथ भी, लेकिन एक ये जो एक इन्नेट आपका टैलेंट होता है, यस वी कैन डिग इन दैट, हम उस तक पहुंच सकते हैं कि इन्नेट टैलेंट क्या है। बेसिकली जैसे आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आप अच्छे स्पीकर हैं, तो आप थ्रू आउट द लाइफ आप अच्छे स्पीकर रहेंगे ही। तो अब उसके अंदर आप चाहे अपना डोमेन बदलते रहें कि आप कहें कि जी अच्छा जी मैं जी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, फिर थोड़ी दिनों के बाद आपको ख्याल है नहीं मुझे एडवोकेट बनना चाहिए, फिर थोड़ी दिनों के बाद ख्याल है नहीं मुझे टीचर। अब तीनों इन सारे उसमें अगर आप देखें तो बेसिक जो स्किल काम कर रही है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम कर रही है। यानी आप अपनी इन्नेट टैलेंट के मुताबिक, इवन दो द इंटरेस्ट गेटिंग चेंज एंड चेंज एंड चेंज, लेकिन बेसिक जो आपका टैलेंट है वो तो वही है ना कि आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसको आप यूटिलाइज करें, चाहे आप किसी भी सूरत में यूटिलाइज करें, किसी भी डोमेन में चले जाएं। तो हाँ, बचपन में बच्चे जो हैं वो हम चाहते हैं कि उन्हें सब तरह का एक्सपोजर मिले और सब तरह के स्किल्स वो सीखें, क्योंकि 8 साल की उम्र तक आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो उसमें जितना ज्यादा आप एक्सपोजर देंगे उतनी चीजें उनके जो है वो स्किल्स डेवलप होती रहेंगी। और फिर ये कि फिर वो आगे जाने के बाद उसके बाद वो फिर सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कम से कम उनके पास इतनी स्किल्स हो कि वो जिस भी तरफ जाना चाहें वो सक्सेसफुली जा सकें और वो उसमें अपना शौक आजमा सकें। लेकिन होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बच्चे की ड्राइंग अच्छी है ड्राइंग पे ही फोकस कर लो, या बच्चे की सिंगिंग अच्छी है या बच्चे की पढ़ाई अच्छी है तो उस पर ही फोकस, मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स पे ही फोकस कर लो। नो, अभी जो थ्योरी आई है उसमें ये कहता है कि आपने बच्चे को होलिस्टिक ब्रेन, उसका होलिस्टिक ब्रेन को डेवलप करना है, यानी पूरे दिमाग को डेवलप करना है, उसमें हर स्किल को डेवलप करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है आज के दौर में, क्योंकि टाइम इतना तेजी से बदल रहा है ना, कि अगर आप बच्चे को तैयार करोगे कि जी ठीक है मैं इसको अगले 10 साल के लिए इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि ये इस फील्ड में जाएगा, लेकिन जब तक 10 साल में बच्चा पहुंचेगा तो उस वक्त वो फील्ड खत्म हो चुकी होगी, उसकी जगह कई और डोमेन्स आ चुके होंगे, कई और चीजें आ चुकी होंगी। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूचर है ना, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को हर तरह की स्किल्स के साथ उनको तैयार करना है, ताकि फ्यूचर जैसा भी हो वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकें, वो उसके अंदर अपने आप को जो है तमाम तर चैलेंजेस से जो है नबर्द आजमा हो सकें, या उनको फेस कर सकें और उनके साथ सरवाइव कर सकें। वरना अगर हम ये सोच के बैठ गए कि अच्छा आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है तो बस डिजिटलाइजेशन पे काम करो, नो, आपने सब चीजों पे काम करना है, बच्चे की हर चीज पे हर स्किल्स में काम करना है, तभी आगे जाके वही लोग कामयाब होंगे। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी एक स्किल को लेके जो है ना फ्यूचर के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल, आपके क्या कहते हैं? I 100% agree with that, especially बचपन में हर तरफ का एक्सपोजर देना चाहिए। Of course, in every family there will be certain strength. जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और साइंस में था, मेरी बीवी का बैकग्राउंड भी साइंस और मेडिसिन में था, मतलब फार्मास्यूटिकल्स में था। लेकिन हमने काफ़ी फ्रीडम दिया था बचपन में बच्चों को कि उनको जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं तो हमें वही डर था कि जैसे मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स में था, लेकिन उन दिनों इंडिया में इंजीनियरिंग वाज द हॉट टॉपिक, आईआईटी में मिल गया, जाना ही पड़ा। तो ऐसे ही आई डिडंट वांट दैट टू हैपन टू माय चिल्ड्रन। तो हमने उनको काफी फ्रीडम दिया।
एंड लकीली अमेरिका में लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस में आप ओपन मेजर जा सकते हो, मतलब यू डोंट इवन हैव टू डिक्लेयर कि कौन से टॉपिक में जाओगे। 11th-12th तक इंडियन फर्स्ट ईयर कॉलेज में भी दे डोंट हैव टू डिक्लेयर मेजर फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे लड़के को इंटरेस्ट था फिलॉसफी में, एवरीथिंग फ्रॉम गांधी की फिलॉसफी से लेकर सूफी रिलीजन एंड सूफी एंड बुद्धिस्ट सब कुछ लिया। सब कुछ करने के बाद उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो सेटिस्फाई, और उसने चेंज कर दिया और मेजर मैथमेटिक्स ले लिया। हमने बोला ये तो इंटरेस्टिंग है, अब मैथमेटिक्स क्यों लिया? कहते देखो मुझे फिलॉसफी बहुत अच्छी हॉबी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, भगवत गीता से लेकर सूफियाना तक, कुरान तक मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया, एंड मुझे वेस्टर्न फिलॉसफी सब कुछ सीखा, लेकिन मुझे इतना लिखना नहीं एग्जाम में, बोलते बहुत लिखना है। सबसे अच्छा मुझे मैथमेटिक्स की फिलॉसफी पसंद है, एकदम क्लियर है, अभी पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। अच्छा शंकर, मैं यहाँ पे आपकी बात को ना रिलेट करूंगी कि हमारे जब हम मुस्लिम हिस्ट्रीज देखते हैं ना, तो हम अपने मुस्लिम स्कॉलर्स को जब देखते हैं तो वो इतने वर्सटाइल स्कॉलर्स हैं कि आप किसी एक, फॉर एग्जांपल जो एक हमारा केमिस्ट्री का है इब्नुल हय्यान, वो बहुत मशहूर है कि उसने केमिस्ट्री, उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इवन मॉडर्न साइंसेस में भी उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो जब हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने केमिस्ट्री में भी इतना काम किया, किताबें भी लिख दी, एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिए, नई नई इन्वेंशंस भी कर दी, और उसी पैरेलल वो एक अच्छा पोएट भी है, पैरेलल वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी है, पैरेलल वो एक अच्छा इस्लामिक स्कॉलर भी है, और वो जो है लाइक अच्छा जो है सयाह भी है, टूरिस्ट भी है, ठीक है, और उसमें सारी चीजें हैं। मतलब पहले जमाने में लोग जो है वो ये हमारी तरह सब्जेक्ट कंपार्टमेंट में नहीं बैठे होते थे, उन्हें जो चीज अच्छी लगती थी बस वो वही सीखना शुरू कर देते थे। जो चीज बहुत सबको ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट हुआ करता था। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो है जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे किसी चीज का, और जब तक हम जो है वो इनिशियल असेसमेंट नहीं हो जाएगी, जब तक हमें किसी यूनिवर्सिटी में या किसी सब्जेक्ट को, अगर मेरा दिल चाह रहा है फिलॉसफी पढ़ने का, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती फिलॉसफी, मैं क्यों नहीं जा सकती उस क्लासरूम में? तो ये प्रॉब्लम बहुत है। एनवायरनमेंट होना चाहिए ना कि अगर मेरा दिल चाह रहा है फिलॉसफी पढ़ने का, तो मैं वो जो नहीं आपके 3 इडियट्स में वो कहता है कि ज्ञान जहाँ पे भी मिल रहा हो बस समेट लो। जी बिल्कुल, तो वो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्यों है कि अगर मैं इतनी उम्र की हूँ तो मैं इस उम्र वाली क्लास में नहीं जाके बैठ सकती, या अगर मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं फिलॉसफी जाके नहीं पढ़ सकती, क्यों? अगर मेरा दिल चाह रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? देयर शुड बी एन ओपन क्लासरूम। मैं अपना एक्सपेरिमेंट बताऊं कि जब व्हेन आई वाज डूइंग बैचलर्स, तो मैंने जो है वो अपना जब सब्जेक्ट चूज करने होते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी में मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया ह्यूमैनिटीज का। तो उसमें उर्दू में और उर्दू लिटरेचर में और ह्यूमैनिटी में आपको ऑप्शन था कि कोई एक ले लो, तो मैंने ह्यूमैनिटी ले लिया। और फिर जब मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ने लगी तो मुझे इतना मजा नहीं आया, उर्दू लिटरेचर में ज्यादा मजा आने लगा। तो हालांकि मेरे पास सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का था, मैं क्लासेस जो है ना वो जाके दूसरी टीचर की अटेंड कर लेती थी और उर्दू लिटरेचर पढ़ती रहती थी। वो शायरी पढ़ा रही हैं, वो नॉवेल्स पढ़ा रही हैं, आई वाज जस्ट अटेंडिंग हर क्लास, और उन्हें पता ही नहीं चला कि मतलब, और मैं अपनी फ्रेंड की जगह पे अटेंडेंस लगा के आ जाती थी, उसकी अटेंडेंस वहाँ मार्क हो जाती थी, मैं बैठ के पढ़ लेती थी। और उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की, उन्होंने ये बताया शायरी कैसे की जाती है, फिर वो हमसे लिखवाया करती थी कि अच्छा ये एक शेर मैं तुम्हें दे देती हूँ लाइन, अब इसके नीचे और लिख के बताओ कौन कौन से थे। अब वो हमारी उस शायरी को रीड करती थी, उनकी करेक्शन करती थी, उनके बारे में बताती थी। तो मेरा अपना एक इंटरेस्ट था, मैं जाके क्लास में बैठ। अब हर बच्चा इस तरह से नहीं सोचता, वो ये कहता है कि नहीं, वट एवर वी हैव सेलेक्टेड द सब्जेक्ट, हमें वही पढ़ना है, उसी पे ही मेहनत करनी है। इवन द ह्यूमैनिटीज वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और उसमें भी मुझे बड़ा मजा आया। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो पैरेलल मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिया करती थी, पढ़ती रहती थी। इवन तो मुझे पता था उर्दू लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट और मजे से पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था उसका मुझे इम्तिहान नहीं देना है। ह्यूमैनिटीज थोड़ा स्ट्रेस से पढ़ती थी, मुझे पता था इसका इम्तिहान देना है। मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल था, स्ट्रेस आ जाता, सही बात है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट था साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में, लेकिन था मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन लाइब्रेरी बढ़िया थी। तो लाइब्रेरी में बैठकर मैंने ढेर सारे साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के बुक्स पढ़ लिए थे। दिस इज इन द 80s। इंटरेस्टिंगली एक बहुत अच्छी प्रोफेसर थी हमारी, रेहाना घड़ियाली। तो प्रोफेसर घड़ियाली वाज टॉप नेम इन साइकोलॉजी ऑफ जेंडर रोल्स।
मेल फीमेल जो साइकोलॉजी है, हाउ मैन एंड वुमेन, शी वाज अ बिग इंस्पिरेशन। तो मैंने इंजीनियरिंग डिग्री की, मास्टर्स भी इंजीनियरिंग में किया, नौकरी भी वीडियो ग्राफिक्स में कर रहा था। बट 8-10 साल बाद मैं परेशान हो गया, मैंने कब तक मैं कंप्यूटर के साथ काम करूं, कर तो सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आता है। तो धीरे धीरे आई वेंट इनटू साइकोलॉजी, सो इवेंचुअली आई लेफ्ट इंजीनियरिंग एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मोर ऑफ न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी, लीडरशिप। लेकिन जो Yeah. मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी, जो बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, वो काम आती है जब गाइडेंस हाँ. देना है। एंड कई बार जब कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जिनको एक्चुअली ह्यूमैनिटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, रिलीजन में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा बोलता, अरे बेटा तूने सोचा है कभी कुछ और करूं? कुछ हाँ, और करो. लेकिन लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पैसा लेके क्या करोगे? सही बात. हाँ, आपने तो बहुत पैसा कमा लिया। एक्चुअली बिल्कुल। द ट्रूथ इज टू फाइंड समथिंग जहाँ आपके इंटरेस्ट और अभी के ट्रेंड्स दोनों मर्ज हो। इजी नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया मरियान जी, अगर किसी स्टूडेंट को लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अगर किसी का इंजीनियरिंग थिंकिंग है लेकिन उनको इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, उनको इंटरेस्ट है लेट्स से बिजनेस में, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स मेजर कर सकते हैं बाद में आगे। मेरे बेटे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन उसको ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन वेलफेयर में बहुत इंटरेस्ट था। उसने 2 साल टांजानिया में निकाले, एंड टांजानिया में उसे रियलाइज हुआ कि एवरी 2 महीने कोई ना कोई उसके क्लास में बच्चा मर जाता था, तो उसे बहुत दुख हुआ। तो फिर उसने अभी एपिडेमिक्स पे काम करने लगा। अब उसके पीएचडी में स्टडिंग बायोस्टैटिस्टिक्स, मतलब यूजिंग मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से डिसीज पे काम किया जाए, पैंडेमिक्स कैसे प्रिवेंट किया जाए, एंड दिस इज बिफोर दिस पैंडेमिक। So he is now going to do his PhD in something that combines biology, mathematics, and humanities. So there are many fields that are emerging. जैसे आप स्पेशलाइज होते रहो, जहाँ पर 2-3 अलग अलग फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग तो अभी सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया में सोशल स्किल्स आते ही हैं, अंडरस्टैंडिंग पीपल इज ऑलवेज देयर। आपके केस में चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ऑल, ऑफ कोर्स दिस। एंड अभी जो लोग परेशान हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, उनको, हर आदमी को जो भयभीत हो गया, जिनके जॉब्स चले गए, जिनके घर में कोई बुजुर्ग को प्रॉब्लम्स हो रही है, so they need the childhood education, how to calm down, how to be relax. So anything we have learned useful हो जाता है, वेस्ट तो कभी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा मरियम जी कि मल्टीपल एरियाज में इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड जिस भी एरिया में इंटरेस्ट हो उसे एक्सप्लोर करना जरूरी है। एंड जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक्सप्लोर करते हो, तो फिर खुद ही आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यू कैन डू समथिंग इन दैट और नॉट, है ना। मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी इंसान के दिल में हसरत है ना, सारी पूरी करनी चाहिए, सब चीजों को ट्राई देना चाहिए। ताकि बाद में ये सही कहा है, बदल जाता था और ये नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। सारी हसरतें ये नहीं होना चाहिए, हसरत नहीं रहनी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सब चीजें ट्राई करना चाहिए। तो अच्छा आपकी बात काट रहा हूँ लोगी। तो मरियम, आप ये बताइएगा मुझे कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ऐसा किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इससे दूर होते हैं। स्टूडेंट्स दूर होके जो है गेम्स में लग जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ देखी गई है कि लोग आजकल जो है स्टूडेंट्स जो है, हर स्टूडेंट्स लाइक पबजी और पता नहीं क्या क्या गेम्स निकले हुए हैं, उस पर अपना टाइम सारा अपना बर्बाद कर रहे हैं। ना कि इस टाइम में उनको चाहिए बुक्स रीड करें, नेट पे जाके इंफॉर्मेशन हासिल करें, वेबसाइट्स को विजिट करें, उससे कुछ सीखें। ये सब करने के बजाय बच्चे आजकल देखिए पबजी खेल रहे हैं, कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो ये ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई से दूर करती है? तो ये व्हाट इज द थिंग के मैं ये समझती हूँ कि जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत स्मार्ट हैं,
वो बहुत जी डिजिटलाइज्ड है, वो पैदा हुए डिजिटलाइज्ड है बहुत स्मार्ट है। जो हमारे टीचर है ना वो उन बच्चों के लिए तैयार नहीं है, मतलब बच्चा आगे है यानी फास्ट है, और टीचर जो है ना वो स्लो है, ठीक है। अब टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा होता है उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसी होती हैं कि वो या तो बच्चे को पहले से पता होती हैं किसी बिल्कुल न किसी वजह से, या फिर वो इतने बोरिंग स्टाइल में वो पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, या इतना ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे होते हैं कि वो बच्चे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है, बच्चे की अटेंशन ले ही नहीं पाता है कि वो उसको फोकस करे कि टीचर क्या बोल रही है क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसकी एक वजह यह है कि हमारा जो टीचर है ना वो जरा उसको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव अपडेट करने की जरूरत है। इम्प्रूव तो मैं नहीं कहूंगी, जाहिर सी बात है उनके पास बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल अपडेट होना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम अपडेट जी को, ब्रेन को अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, अगर हमें इन तेज स्मार्ट बच्चों के साथ गुजारा करना है और मुकाबला करना है तो। क्योंकि वरना भी ये बच्चे, जाहिर सी बात है, जब आप एक बोरिंग चीज पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, तो बच्चे ने तो आगे घर आके उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, उससे पलट के देखना भी बिल्कुल नहीं है आपने क्या पढ़ाया था क्या सिखाया था। उसको तो वही चीज अच्छी लगेगी ना जो उसके टाइम के साथ मैच कर रही है, यानी कि पबजी is giving his brain, energizing his brain and giving him some interest, तो वो तो या फिर उसी। तो टीचर्स को चाहिए कि अब वो अगर पढ़ा रही हैं तो वो अपने पढ़ाने में कुछ ऐसा पबजी जैसा लेकर आए, लाइक कुछ बिल्कुल लाइक यस ऑफ कोर्स हो, कुछ वीडियो एनिमेशंस हो आपके कंटेंट में, कुछ इसी तरह के गेम्स हो कि बच्चे उनको खेलें, और व्हाटएवर द नॉलेज यू वांट टू गिव वो गेम को खेलने के जरिए से वो नॉलेज अपने अंदर इंस्टॉल करें। तो बिल्कुल टीचर्स को अपने मेथड ऑफ टीचिंग को बदलना पड़ेगा, तभी जो है वो हम इन बच्चों के साथ इन बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ या एजुकेशन की तरफ। और ये मैं समझती हूँ कि बच्चों का जो सीखने का तरीका है ना वो भी बड़ा अलग होता जा रहा है, और हमें उस बिल्कुल बदलते सीखने के तरीके को समझना पड़ेगा टीचर्स को कि बच्चे कैसे कैसे मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं। जी। तो यही बात है कि बच्चों को जो है एजुकेशन में भी तो मुझे एज ए ऐसी टीचर अगर चीजें मेरी लेके क्लास में 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मुझे उन 25 स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल्स को देखना पड़ेगा कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, और उसके मुताबिक मुझे अपनी तैयारी करना पड़ेगी। यस आपको पता है कि एग्जैक्टली टीचर की तैयारी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप जो है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जी मेरा जी बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा आप हमारे साथ हैं सर। तो टीचर को जो है वो तैयार होना पड़ेगा, और इतना ज्यादा तैयार होना पड़ेगा, लेकिन हमारे टीचर बगैर तैयारी के क्लासरूम में चले जाते हैं, तो इसलिए फिर ये हाल होता है। असल में बड़ी चीज़ ये भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि वही किताबें जो 90s में थी, जो जब हम पैदा हुए थे, जो हमारे दादाओं ने देखी और जो हमारे पेरेंट्स ने जिस चीज़ को देखा पढ़ा, वही चीज़ अभी तक चलती हुई आ रही है, और वही कंटिन्यूअसली वही मार के और उस तरीके से बच्चों को मुर्गा बनाया जा रहा है, और बच्चों को वही डंडियाँ मारी जा रही है स्कूल्स में, और ये सब चल रहा है। तो इस वजह, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से भागते हैं, बल्कि उसके करीब आने के बजाय वो भागते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम शंकर जी से पूछेंगे कि आप इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही पबजी यूज़ होती है, और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो आप बताएंगे कि क्या चीज़ है जो आपकी इंडियंस को जो है वो दूर कर रही है पढ़ाई से? खैर आपके इंडियन के लोग भी जो है इंडिया के, वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, मैंने देखा है बिल्कुल। well, आप तो खैर अमेरिका में अभी। नहीं इंडिया में भी मैं काफी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आपसे लास्ट 3 साल में इंडिया में ही था। अभी मैं मेक्सिको में हूँ, विच इज नाइदर इंडिया नॉर अमेरिका, इट्स अ कंट्री टू द साउथ ऑफ यूएसए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए कि पबजी जैसे गेम्स हर ऑल द 5 सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए बनाए होते हैं, इस तरह बनाए जाते हैं कि इट्स लाइक शुगर। ओके, अगर आपको पूरा खाना दिया लेकिन उसके साथ अगर आपने रसगुल्ले सामने रखे या गुलाब जामुन, आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? हाँ जैन जी, आपका फेवरेट क्या है? जी कौन सी मेरी मिठाई स्वीट आपको? मुझे मिठाई तो नहीं पसंद, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अच्छा आइसक्रीम पसंद है, तो अगर आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है या कौन सा ब्रांड पसंद है? मुझे डोनट पता है, डोनट पसंद है, डोनट उसपे अल्मंड वगैरह जो है ना, चॉकलेट वगैरह, तो वेरी टेस्टी। अच्छा, तो अगर हमने जैन के सामने
अल्बर्न डोनट का आइसक्रीम रखा और सामने सामने रखा और दूसरी तरफ पूरा खाना रखा, तो क्या खाएगा? जी, आइसक्रीम खाएगा ऑब्वियसली। स्पेशली टीनेजर्स, आई मीन जैसे मरियम जी बता रहे थे ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, 8 इयर्स तक तो बेसिक ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बट इवन अंटिल द एज ऑफ 20 to 23 कई लोगों का जो मेंटल डेवलपमेंट है कंटिन्यू होता रहता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जजमेंट डेवलपमेंट होता है। यस, तो ये जो जजमेंट डेवलपमेंट पूरी तरह अंटिल द 20s नहीं होता, इसीलिए आप देखते हो कि बच्चे ज्यादा एडिक्शन की तरफ जाते हैं, बच्चे ज्यादा टाइम पास की तरफ जाते हैं, एंड उनका जो इफ यू लुक एट बायोलॉजिकली आल्सो अराउंड योर एज इन टीनेजर्स में उनके हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, मेल फीमेल अट्रैक्शन बढ़ता है, सो इट इज वेरी नेचुरल कि उनको जो बोरिंग चीजें जैसे पढ़ाई है वो छोड़ के टाइम पास करने को बहुत बॉलीवुड पिक्चर बोरिंग चीज ज्यादा है, सही बात है। है ना, सही बात। मिठाई में ज्यादा इंटरेस्ट होगा या एनीथिंग दैट गिव्स देम दैट एक्साइटमेंट, सोशली भी एक्सेप्टेबल है। अगर कोई भी आप बॉलीवुड पिक्चर देखो, यू सी एवरीबॉडी फ्रॉम आमिर खान अभी तक हाई स्कूल के बच्चे लगते हैं, राइट? बिल्कुल जी। So the thing is, it has become a very attractive stereotype कि you can be having fun, bunking classes, ये जब fashionable चीजें हो गई है। सामने आपके आइसक्रीम पड़ा हुआ है, जो भी आपके फेवरेट आइसक्रीम पड़ा हुआ है, पबजी जैसा गेम है, तो unfortunately this has become a common problem. On top of that, माँ बाप का जो प्रेशर है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में ही करनी है या मेडिसिन में ही करनी है, that pressure is too much. अगर Yes. माँ बाप थोड़ा प्रेशर रिलैक्स करेगा, अगर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया या पाकिस्तान, सेम प्रॉब्लम इज देयर इन अमेरिका आल्सो कि बच्चे यूजुअली गेम्स की तरफ जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स तो बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड यू कैन प्ले गेम्स विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। Not only can you play a game with people around the world, you can compete with them, दूसरे देशों के लोगों, you can have your own avatar, you can create your own different icons, so it's very stimulating, you know, there's a lot of stimulation there. So one of the common जैसे स्टीव जॉब्स है जिसने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी, उसने अपने बच्चों को बचपन में नहीं दिया फोन, एप्पल का फोन भी नहीं दिया। अभी फेसबुक जिसने स्टार्ट किया मार्क जकरबर्ग, वो अपने लड़की को नहीं देगा फेसबुक, क्यों? बिकॉज़ देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का आइसक्रीम का एडिक्शन करा दे, तो बच्चा सिर्फ आइसक्रीम खाएगा, रोटियां भी नहीं खाएगा, That is very dangerous. So it is important until the child's brain development is complete, understanding is complete, and judgment is complete, तो माँ बाप थोड़ा रेगुलेट करें, स्कूल्स में भी रेगुलेशन की जरूरत है, पर आप सिर्फ पनिशमेंट से नहीं चलेगा, आपको उनको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहिए। जैसे मरियम जी ने बताया था, जो टीचर बच्चे को पसंद आते हैं, they will learn a lot more from that teacher. So to a certain extent, the responsibility is with the teacher to get the audience's interest. This is your first show, right? ये शो शुरू करने से पहले आपको डर था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। Yes. लोग तभी आएंगे जब उनको कोई इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव चीज हो। बिल्कुल जी। चीज बनाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप जिन लोगों को बुला रहे हैं, जैसे हम दोनों को, अगर मरियम और मैं इंटरेस्टिंग चीजें ना बोले, अगर हम यही कहते रहे कि बार के डंडे से बच्चों को ठीक करा दे, तो बच्चे भाग जाएंगे। जी बिल्कुल। इट इज इम्पोर्टेंट। बाय द वे, किसी के फोन से एको आ रहा है, शायद आप फेसबुक ऑन है, फेसबुक का अगर स्क्रीन ऑन हो तो उसको ऑफ कर देना। ये मरियम जी का है शायद, नहीं है? मेरा लैपटॉप से हूँ तो मैं इस वक्त सिर्फ एक ही वो खोला हुआ है मैंने। मेरा भी एक ही पेज खुला हुआ अभी फिलहाल। नहीं, अभी ठीक है, मे बी इट वाज बाय। या ओके जी। व्हाट नेक्स्ट? ओके
जी। एंड हाँ, तो एक और चीज है जो मैं बताने को भूल गया था। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट यूज करना पाप है या गलत है, वी शुड नॉट यूज द इंटरनेट। लोग मोस्टली गेम खेलते हैं। अगर स्टूडेंट को किसी भी चीज में इंटरेस्ट आए, देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस टू, अगर बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पूछो पबजी के बारे में, उनको कहाँ से पता चला, देयर आर विकिपीडिया पेजेस, यूट्यूब videos, there are so many resources they learn from. So likewise, या अगर किसी को फ्लाइंग का इंटरेस्ट है या एयरप्लेन कैसे बनते हैं, they can go and study on their own. यूट्यूब में है, विकिपीडिया में है, खान अकेडमी है। जरूरी नहीं they have to wait for the school. School is a great place to learn, लेकिन हर चीज स्कूल में नहीं सिखा सकते और हर चीज के लिए टीचर नहीं हो सकते। Mostly education system is limited in what they can provide. So learning हर स्टूडेंट को खुद ही सीखना होता है। बिल्कुल मरियम जी। तो जी, मैं हाँ, बैकग्राउंड जी में चले गए शायद। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं मरियम जी, हमारे साथ, अच्छा, हमारे साथ हैं। पॉज हो रही है बार बार मरियम जी। या आज इंटरनेट का जरा ज्यादा ही चक्कर चल रहा है। या बिल्कुल। तो So मैं do you भी have any हमेशा other से यही questions? कहता हूँ, मैं भी हमेशा से यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर स्टूडेंट स्कूल जाके अगर उसे उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो हमारे पास बहुत सारे नेट से भी हम बहुत सी चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं, और नेट से भी हम बहुत सारी चीज़ों को जो है नेट से सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ मरियम जी, जी बोले बोले। अच्छा, मैं इसमें ये कह रही थी कि बहुत सारी एजुकेशन जो होती है वो हमारी इनफॉर्मल होती है। उसमें हम ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं हम उनसे सीख रहे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वाक़या शेयर करूँगी कि मेरा एक नेफ्यू है, तो वो जब छोटा था, लाइक ही वाज इन क्लास 6, तो हमारे घर के सामने ना एक कारपेंटर ने आके शॉप खोली, और वो रोज़ कारपेंटर जो है ना वो नई नई टेबल्स और कुर्सियाँ बनाता था। तो वो रोज़ खिड़की से उसको देखता था और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वो कहते थे कितना क्रिएटिव है ये, कितनी अच्छी अच्छी टेबलें बनाता है, कितनी अच्छी चेयर्स बनाता है। तो बस मुझे तो कारपेंटर बनना है ना, ही सेड। बस मैंने तो अब कुछ करना ही नहीं, मैंने तो यही सीखना है। देखो कितना मजे का काम है, बस ऐसे 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 करते रहो, लकड़ियाँ कटती रहती हैं और अच्छी अच्छी टेबल बन गई करती है, और ये तो बहुत अच्छा काम है। तो कहता है बस मैं आंटी मुझे तो जो है कारपेंटर बनना है। मैंने कहा अच्छा चलो कारपेंटर तुम बन जाना, लेकिन अभी तो फिलहाल पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि एग्जाम आने वाले, फिर अभी छुट्टी आएंगी, समर वेकेशन आएगा, समर ब्रेक आएगा, तो तुम जाके सीख लेना और देख लेना तो तुम्हें कैसा लगता है ये काम। उसने कहा ठीक है, बस सही है। मैंने कहा बस ठीक है, अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, एग्जाम्स के बाद अब समर ब्रेक आएगा तो वी विल सेंड यू देयर, आप उसकी शॉप पे जाके काम सीख लेना, आपको अच्छा लगे तो आप अपना काम शुरू कर देना। फिर उसने बड़ी अच्छे से पढ़ाई की, उसका अच्छा रिजल्ट भी आ गया शॉप में कि जी मैं अब आगे जो है कारपेंट्री मैंने सीखनी है। फिर वो समर ब्रेक आया और कारपेंट्री की शॉप हमने उसको बिठाया तो कहता है, एक हफ्ता गुजार के कहता है इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, आई कांट डू दिस। सही, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे जब इस तरह की ख्वाहिशात करते हैं ना, तो उनको एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें खुद पता करने देना भी चाहिए। हाँ, कि इतनी जो ख्वाहिशात आ रही हैं तो उसमें वाकई क्या ये हमारा है या नहीं, या दूर से ही बस चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। तो एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद हमने कहा नहीं अभी और टाइम लगा लो, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो बेचारा पूरा महीना गया उस कारपेंटर के पास काम सीखने के लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आया। इट्स सो ट्रू। बहुत सारे बच्चे बम्बई आते हैं, उनको बॉलीवुड जाना होता है पिक्चर में एक्ट करने को। एक बॉलीवुड सिनेमा भी हुई थी, चला मुरारी हीरो बनने। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, एंड उनको लगता है कि इट इज ऑल अबाउट मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब वो सामने जाते कैमरा के, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा के सामने जाना उतना आसान तो है ही नहीं। बड़ी लंबी लाइन होती है स्टूडेंट्स की जो स्कूल छोड़कर आ जाते हैं। सही बात है।
जब आगे सामने आए तब भी उनको रियलाइज होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स, वॉइस कल्चर। अब मैं अगर गाने लगूं तो आप लोग सब भाग जाओगे। So what's the point, right? नहीं, तो आप मैं बहुत अच्छे अपने सिंगर भी हैं। मैंने मैं अपने बाथरूम में बिल्कुल सही हूँ, once in a while टाइम पास से ठीक है, हर कोई बाथरूम में अच्छा होता है। लेकिन प्रोफेशनल सिंगिंग टेक्स रियाज। You know, बिल्कुल if I want to sing like Abida Parveen or any of those great singers like Rahat Fateh Ali Khan, it will take a long time. And मुझे यस, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे वेरी आपने ग्रेट बताया सिंगर, यस। मरियम जी, 1 महीना कारपेंटरी सीखना इज नॉट इनफ। वैसे या ही एक महीना क्या 1 साल भी म्यूजिक सीखना इज नॉट इनफ, उसको लाइफ टाइम रियाज करना पड़ता है। सेम थिंग हाँ एक्टिंग में भी, एंड कई बिल्कुल चीजें हाँ, बोलनी पड़ती है एक्टिंग। लेकिन शंकर मैं यहाँ कह रही हूँ कि जैसे बच्चे देखते हैं ना, दूर से देख रहे हैं चीजों को तो उन्हें बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप करीब जाते हो, फील्ड में जाते हो, जब आप काम शुरू करते हो, देन यू रियलाइज द हार्डशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। और फिर आपको पता चलता है कि आप उस हार्डशिप के लिए तैयार हैं या नहीं है। आप में वाकई इतनी इतनी उस हार्डशिप को फेस करने के लिए उतनी क्यूरियोसिटी है या नहीं है, उतनी एनर्जी है या नहीं है। तो मेरा कहने का या मकसद ये था कि बच्चों को जो है ना करने देना फ्रीडम में चाहिए, चाहिए। ताकि एग्जैक्टली। रियलाइज हो उन्हें कि वो इस चीज के लिए तैयार है या नहीं है। यही तो मेरे बात है। हम हाँ हाँ बताइए। बोले, आप बोले। आप मेहमान है, तो आप बोले। आप मेहमान हैं, आप बोले। अशोक, आपके शो में उसको हम बहुत बोलते शौक था, हैं। हाँ एक्टिंग का। वो हाँ गया मिलने, वो गया उन दिनों अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हुआ करते थे, धर्मेंद्र बहुत फेमस हुआ करते थे। वो गया उनको मिलने, तो किसी ने उसको रोका और कहा कि तो पहले फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जाता, पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट है। अबाउट 7th स्टैंडर्ड में उसने स्कूल छोड़ दी और गया पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट में। वहां जाने के बाद उसको रियलाइज हुआ 3-4 महीने के बाद, ये बस उस जो डिसिप्लिन होता है उसमें नहीं था। तो बाद में घर आकर रिक्शा वाला बन गया, अपने बस ड्राइवर बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता था, ट्रक चलाता था। और हम भी छोटे थे, हम तो अभी तक स्कूल में थे, हमें कभी रिक्शा में भी राइड देता था, बस में राइड देता था। लेकिन ही रियलाइज्ड कि he was very much into traveling, he wanted to meet people। तो उसने वो भाव बढ़िया कर लिया, उसने करियर बना लिया अपने, उसने पूरी इंडिया देख ली घूमते घूमते। So again, if anybody is watching this show, I want to encourage you, जैसे मरियम जी ने कहा कि कौन सी चीजें दिलचस्पी है वो खुद को समझना बहुत जरूरी है। एंड उसमें आपके फैमिली मदद कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं। कोई चुटकुले बोल लेता है आराम से, कोई गाना गा लेते हैं आराम से, कोई क्रिकेट खेल लेते हैं। बिल्कुल तो अंडरस्टैंडिंग दैट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ट्राई करना जरूरी है अलग अलग चीजें, लेकिन बिल्कुल सूनर और लेटर जो भी चीज में आपको दिलचस्पी है उसमें काफी डीप, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। फ्री में कोई चीज नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल सही कही। तो यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई थो भी जाती है, वो उनको बताया नहीं जाता कुछ, पढ़ाई थो भी जाती है। जैसे दवाई जबरदस्ती पिलाते हैं बीमार होने पे, इसी तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन को, तालीम को भी इस तरीके से जबरदस्ती पिला दिया जाता है और जबरदस्ती इसमें जो है घुसा दिया जाता है। उनकी अपनी वो नहीं देखते डिजायर, उनका अपना डिजायर नहीं देखते, उनका अपना एम नहीं देखते बच्चों का, बस अपनी मर्जी से बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं, मार मार के टीन एजर्स पे पहुंचा देते हैं। तो कोई एम ही नहीं बच्चे का सही से बनता। तो यही है हमारे यहाँ का आजकल का जो सिस्टम है। तो हमें बेटर करने की ज़रूरत है, और आप जैसे लोग जब होंगे हमारे साथ, और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से स्टूडेंट्स को जो है इनकरेज करते रहेंगे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहेंगे कि हाउ कैन यू चूज योर एम, और किस तरीके से आप लोग अपना जो है मकसद बना सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने मकसद में कामयाब हो शेयर सकते हैं। करूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा टेक्टफुली हैंडल किया था। और मैं अगर थोड़ा सा शेयर करूँ कि मुझे जो है ना, बचपन में मैंने कुछ किताबें ऐसी पढ़ ली थी कायदे आजम के बारे में और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में और इस तरह की ना, तो मुझे एकदम से शौक था मुझे तो एडवोकेट बनना है। और क्लास 6-7 में बात करूँ, बस दिमाग में ना सवार हो गया कि मुझे तो एडवोकेट बनना है। और
बस हर शख्स जो इस उससे ताल्लुक रखता था मुझे वो अच्छा लगने लग जाता था। तो देन जब मैट्रिक आया और उसमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ा तो मैंने जबरदस्ती जो है ना साइंस छोड़ दिया और जो है आर्ट्स ले लिया कि भाई एलएलबी करना है तो साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस आर्ट्स ले लो। तो हर उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने ज्यादा मुझे वो नहीं किया, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा दिल चाहता है। जब कॉलेज का सिलेक्शन आया ना तो अब मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि एलएलबी जो है ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ कॉलेज में जाते हैं मुझे ये बात नहीं बिल्कुल पता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लॉ कॉलेज जाना है ना, मैंने कहा हाँ मुझे तो लॉ कॉलेज जाना है। अच्छा ग्रेजुएशन हमारी मर्जी से करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन तो करना है, वहाँ तो कोई तुमसे पूछेगा कि तुम साइंस पढ़कर आई हो, कॉमर्स पढ़ के आई हो, बिजनेस पढ़ के आई हो, क्या पढ़ के आई हो। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, 4 साल गुजारने हैं, लेट इट बी। तो उन्होंने मुझे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में डाल दिया, लड़कियों वाले कॉलेज में जहाँ सारी होम इकोनॉमिक्स सिखाई जाती थी और वहाँ पे सारे साइंस सब्जेक्ट्स थे। तो लेकिन बहरहाल मैंने उसको पढ़ लिया जैसे तैसे करके, फिर बाद में मुझे खुद भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा उस सब्जेक्ट में। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मुझे मेरे फादर कहते हैं अब मैंने कहा मुझे लॉ कॉलेज में जाना है। अच्छा ऐसा करो मास्टर्स भी कर लो कि एक डिग्री तो मुकम्मल हो जाए ना, लॉ कॉलेज से आगे थोड़ी फिर तुम लॉ पढ़ लेना। मैंने कहा चलो 2 साल की तो और बात है, मास्टर्स भी कर लेते। और मास्टर्स करने के बाद फिर जब मैंने कहा कि मुझे लॉ कॉलेज जाना है तो मुझे मैंने कहा कि चलो ऐसा करो थोड़ा सा ना तुम खुद एक एक्साइटमेंट ले लो कि ये प्रोफेशन कैसा है, लोगों से जाके मिलो, उनसे पूछो कि कैसा है ये, उनका देखो उनका काम कैसे होता है। तो फिर मैंने 1-2 लोगों के साथ ऐसे दोस्तियां कर ली जो एडवोकेट थे और फिर मैं उनके साथ जो है ना हियरिंग के लिए कोर्ट भी जाया करती थी, देखती थी कि वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। और यकीन करें 15 दिन के अंदर मेरा दिल ऐसा उकताया उस चीज से कि इतना डिप्रेशन, इतना झूठ, इतनी धोखेबाजी, इतनी चीटिंग, नो आई कैन नॉट बेयर दिस। ये सब चीजें तो मेरा दिल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ना मेरा दिमाग बर्दाश्त कर सकता। मैं तो डिप्रेशन से ही मर जाऊंगी लोगों का दुख सुन सुन के। और फिर मैंने कहा नो मुझे एडवोकेट नहीं बनना है। सही बात। बहन जी आपके लिए एक सवाल है, हाँ आपको कौन सी किन जी। चीजों में इंटरेस्ट है आजकल? आप क्या पढ़ाई मेरा कर रहे हो? आज- आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं तो फिलहाल स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर एक तरीके से हूँ, छोटे से ही छोटे से तो मैं बिल्कुल छोटे से ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मेरा एम जो है ना, मेरा एम ये है कि प्रोफेसर बनूं और लोगों को इतना टीच करूं, इतना बताऊं लोगों को कि जो वो जितना हो सके अपनी लाइफ को चेंज कर लें बिल्कुल, और अपनी तो आप लाइफ कहाँ को जो पर है किस काम में प्रोग्राम, लेके आए, ऐसा ना हो। और हमारे यहाँ अक्सर देखिए जी, आप कहाँ पर किसको मोटिवेट करते हो क्या बोला आजकल? आपने? सुन, आपने हम दोनों को तो ओह मोटिवेट यस, कर दिया ये इसरो में असल आने के लिए, लेकिन और किसको मोटिवेट करते अच्छा रहते हैं? बिल्कुल। मैं असल में एक 2-3 इंस्टीट्यूट में भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे भी मोटिवेट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। और अपने जो मैं बेसिकली जो है ना, मैं भी जो 2-3 बच्चे होते हैं जो मतलब मेरे पास आ जाते हैं किस तरीके से, उनको भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मैं बताना तो नहीं चाह रहा था मगर मैं बता देता हूँ कि मैं भी टीचर हूँ मरियम जी की तरह। मरियम जी तो खैर टीचर नहीं है, टीचर हूँ वो टीचर आप ट्रेनर, टीचर ट्रेनर टीचर ट्रेनर। हाँ तो टीचर ट्रेनर भी तो तो टीचर ही होता है ना, वो भी तो पढ़ा रहा मैं भी होता तो है। टीचर बिल्कुल हूँ, बिल्कुल मैं भी टीचिंग करता हूँ। तो आप आप तो कहाँ पर टीचर हैं। टीचिंग करते हो? हाँ। मैं एक इंस्टीट्यूट है ज़ैनब खातून ग्रामर स्कूल के नाम से, वही इंटीरियर और में। एक है नहीं नहीं यही मैं तो खैर अभी रिसेंटली मैं कराची में रहता हूँ। ओके कराची में। मेरा विलेज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में। ओके और उस्ताद जी एकेडमी के नाम से भी एक इंस्टीट्यूट है, उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ और उनकी लर्निंग स्किल्स को जो है उस पर भी काम करता हूँ। वैसे मैं डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का को फाउंडर हूँ। ओके सो ये इनका अच्छा, मोटिवेशन है कि ये और लोगों को जी के बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन की तरफ मोटिवेट करते हैं। जो मैंने आपको आपकी शो में मैंने बताया था जैसे कि नॉर्दर्न एरिया में हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और हम उनको डिजिटलाइज बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल, कि वो किस तरीके से जो है हाउ कैन वो अर्न कर सकते हैं वेबसाइट से। ऐप्स हैं, इतनी सारी ऐप्स हैं, उनसे वो किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल के लोग जो हैं कहीं के भी हैं,
हम पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो नेट को ऐसे यूज कर रहे हैं, कई कोई ड्रामा देख के यूज कर रहा है, कोई गेम खेल के यूज कर रहा है। अगर आप उस आपके पैसे में जा रहे हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, सारी फालतू वीडियोस। कोई आप ऐसी वीडियो डालें हैं जिससे बंदे को जो नेक्स्ट बंदा आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो कुछ सीख सके उससे, ना कि वो उससे उसका टाइम वेस्ट हो, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि उससे कुछ सीख सके, कुछ वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सके ताकि वो दूसरों तक भी पहुंचा सके उसको। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ मस्ती मजाक गेम ड्रामा और ये सब ही चल रहा है। तो इस तरफ हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि इस तरफ वो आ जाएं और इस डिजिटलाइज होके डिजिटल वाली पटरी पे चढ़ जाएं। या बहुत बहुत जरूरी है। लगता है मरियम जी का इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन हो गया। जी डिस्कनेक्ट हो गया है बिल्कुल। सो ऑलमोस्ट अच्छा, एक तो घंटा हो गया जब से वी बीन जी लाइव बिल्कुल फॉर 1 आवर हो गया है। आपने इतने कीमती वक्त से जी यस कंग्रेचुलेशन। यस थैंक यू सो मच, ये आपकी और वजह से लोगों है। को मोटिवेट करते रहना एंड अपना बिल्कुल पैशन ढूंढते रहना। बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह। सारी एंड ये चीजें चेंज होती रहेंगी। अभी आप उनको डिजिटल बलूचिस्तान डिजिटल सिखा रहे हो, बट आफ्टर 10 years 20 years नेक्स्ट जनरेशन में तो सब लोगों के पास फोन होगा शायद, सभी लोग बिल्कुल इंटरनेट पे आएंगे, बट देयर बी न्यू थिंग्स टू मोटिवेट, देयर बी न्यू थिंग्स टू या लर्न। या देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ न्यू थिंग्स टू डू, कोई या शॉर्टेज नहीं। बिल्कुल। अच्छा चलें, शंकर जी आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती औकात से, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही अ- कीमती, क्योंकि भाई आप हैं और मरियम जी भी चली गई, देखें डिस्कनेक्ट हो गया। मरियम जी और आप हाँ, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फर्स्ट शो में मुझे ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप और लोग नेक्स्ट टाइम भी और बिल्कुल जो भी देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप रमजान मना रहे हो तो रमजान मुबारक, रमादान करीम। आई थिंक ईद के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी है ना। बिल्कुल जी, सो बिल्कुल ईद के लिए 2-3 दिन हैव अ बाकी। वंडरफुल सेलिब्रेशन एंड थैंक यू आई सो होप मच। नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को इन पर्सन मिलने आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, हम आपका वार्म वेलकम करने वाले हैं, जैसे कि आपको मरियम जी ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ कि आप आए और बस हम आपका वार्म वेलकम करेंगे। तो थैंक यू सो जरूर मच जरूर। शंकर जी, थैंक यू अच्छा सो जी, मच, हैव अ गुड डे। यू टू, थैंक यू। अल्लाह खुदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।